जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, थोड़ा सा डर तो लग रहा होगा, लगना भी जरूरी है। डर लग रहा है इसका मतलब आपने पढ़ाई अच्छी करी है। अगर आपको डर नहीं लग रहा है इसका मतलब यह है कि आपने साल भर मस्ती करी, पढ़ाई नहीं करी फिर। ठीक है भैया, तो पूरे साल भर पढ़ने के बाद, पूरे साल भर टेस्ट देने के बाद, क्विज देने के बाद, डांट खाने के बाद, होमवर्क चेक करने के बाद थोड़ा डर तो अब लगना लाजमी है। तो लगना भी चाहिए डर हमें। और बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फटाफट से हमारे सीबीएसई के साइंस के पेपर में जो फिजिक्स का पेपर है उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, कैसे क्या करना, सारी बातें करने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। आपको पता है आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का? 100 का, जिसमें से 80 मार्क्स आने वाले आपके थ्योरी के और 20 मार्क्स आने वाले आपके स्कूल वाले वो देते हैं, है ना। 80 में भी फिजिक्स आता है आपका 25 मार्क्स का, केमिस्ट्री आता है 25 मार्क्स का और बायो आती है आपकी 30 मार्क्स की। ठीक है भैया, तो ये तो मैंने आपको पूरा पेपर का बता दिया है कि ऐसे होने वाला। और 3 घंटे का बच्चों पेपर होता है आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसमें भी अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सब्जेक्ट में फिजिक्स में आना है बेटा 25 मार्क्स का, और फिजिक्स में भी अगर मैं चैप्टर वाइज बेटे की बात करूं तो लाइट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मिला के और ह्यूमन आई मिलाकर आता है 12 मार्क्स का। ठीक है भैया, ये आता है 12 मार्क्स का। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मिलाकर आता है 13 मार्क्स का। कुल मिला के ये कितने का हो गया बेटा? पूरा 25 मार्क्स का होने वाला है। सही बात है, 25 मार्क्स आपके तैयार है, मुझे पता है, बढ़िया से कर रहे हो। उसके बाद चैप्टर वाइज हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तो वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की और रिफ्रैक्शन की। यहां पर सबसे जरूरी चीज मुझे जो लगती है बच्चों को, पहली चीज तो वो आनी चाहिए, वो है सबसे पहले साइन कन्वेंशन। क्या आना चाहिए? साइन कन्वेंशन। बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं साइन कन्वेंशन में। सर यू को पॉजिटिव लें, यू को नेगेटिव लें, वी को पॉजिटिव लें, वी को नेगेटिव लें, फोकल लेंथ कैसी लें, ये साइन कन्वेंशन आप पर विषय ध्यान दीजिए, इसकी चर्चा हम लोगों ने क्लास में बहुत करी है। उसके बाद आपको मिरर और लेंस फॉर्मूला याद होने चाहिए। मिरर फॉर्मूला आप सबको पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। वही लेंस फॉर्मूला में बीच में माइनस आता है। इनको बहुत ज्यादा अच्छे से याद करके जाइए, बहुत सारे सवाल करके जाइए। इसके बाद आता है और जरूरी क्या है सर? और जरूरी है रे डायग्राम्स। हम रे डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बनाते हैं। पहली बात तो सारे बच्चों को रे डायग्राम कोशिश करें कि जहां पर स्किल की रिक्वायरमेंट है वहीं लगाएं। अगर कोई डायग्राम हम फ्री हैंड से बना पाते हैं तो फ्री हैंड से बनाइएगा, समय बचाओगे। समझ गए बच्चों? प्रैक्टिस कर लो इतनी ज्यादा। इसके बाद हमें बात करनी है आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, स्नेल्स लॉ की। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से आप पढ़कर जा सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं, बताया जाता है। स्नेल्स लॉ ये आप पढ़ के जाइए। इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा आपको पढ़ना है लाइट में, वो है लेंस से इमेज फॉर्मेशन। इसमें भी सबसे जरूरी, जैसे मिरर में जो जरूरी है वो है कॉनकेव मिरर, है ना, वैसे ही लेंस में जरूरी है वो है कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन। फिर पावर ऑफ लेंस, इसका बढ़िया टॉपिक है भैया। पावर आपसे पूछते हैं, 2 लेंस को कंबाइन कर देते हैं तो आपसे पूछते हैं नेट फोकल लेंथ क्या होगी, नेट पावर क्या होगी। उसके बाद रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस पूछ लेते हैं। ये सारे जरूरी टॉपिक्स है, ये तो आपको छोड़कर नहीं जाने हैं, ये तो बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है भैया। इसके बाद आ जाओ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। तो भैया ह्यूमन आई में सबसे पहली बात तो ह्यूमन आई है। इसका डायग्राम सारे बच्चों को रटा होना चाहिए। आंखें बंद करके डायग्राम बता दो, कहां कौन सा पार्ट होता है, लेंस कौन सा होता है, रेटिना कहां होता है, आइरिस कहां होता है, कॉर्निया कहां होता है, प्यूपिल कहां होता है, सारी बातें आपको पता होना चाहिए और फ्री हैंड से डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है भैया। उसके बाद आंखों में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, इस पर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, सारे। फिर इन डिफेक्ट्स को हम ठीक कैसे करते हैं, कौन सा लेंस लगा के ठीक करते हैं, वो आपको सब पता होना चाहिए। रे डायग्राम ऑफ आई डिफेक्ट करेक्शन जब आप पूछते हैं तो रे डायग्राम पूछते हैं, भैया इस मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा आप लेंस लगाओगे, डायग्राम से बताओ, तो डायग्राम से बनाना पड़ता है, उसको भी ध्यान रख के जाएं। इसके अलावा इसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, आपको जो पढ़ना है डिस्पर्जन और स्कैटरिंग, है ना। इसमें ये 2 टॉपिक, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें डेंजर सिग्नल रेड क्यों बनाए जाते हैं ये भी पूछ लेते हैं, क्लाउड्स आपको व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं ये भी पूछ लेते हैं। तो सारा वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर, उसको भी पढ़कर जाना। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको लिखी हुई है। इसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी में। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ बेहद आसान है। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है भैया V प्रोपोर्शनल टू I होता है। और हमने देखा था कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनाता है वो कैसा बनाता है? स्ट्रेट लाइन बनाता है ना, याद है ना आपको। तो उस ग्राफ पे सवाल पूछे, ये है V और ये है I, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है, याद है। कई बार वो उल्टा कर देते हैं, VI I भी ग्राफ दे देते हैं।
तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस निकालने को बोलते हैं, तो उल्टा करके निकालते हैं। मतलब अगर यहाँ से मैं रेजिस्टेंस बोलूं, एंगल आपको थीटा दिया है, तो रेजिस्टेंस कछु और नहीं स्लोप होता है, tan थीटा कर दोगे। लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस पूछेगा तो बेटा यहाँ से रेजिस्टेंस आता है R बराबर 1/tan थीटा, समझ गए, क्योंकि आई भी ग्राफ दिया हुआ है। इसके बाद रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में आपको पहचानना आना चाहिए। बहुत सारे सवाल हमने क्लास में कर रखे हैं, तो मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं, बहुत छोटी मोटी बात है। फिर इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूला, पावर की फॉर्मूला याद है ना, सारे के सारे बताए थे, वो सारे फॉर्मूला आपको, उस पर सवाल। फिर वीआई ग्राफ पर क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया है। एक छोटा सा, ये आप अगर चाहो तो उसको लिख सकते हो, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, इन सबसे मिलाकर एक व्हील बनाया है। ये पावर वाले हैं सारे, ये वोल्टेज वाले हैं, ये रेजिस्टेंस वाले हैं, करंट वाले हैं, है ना। अगर हमें पावर निकालनी है तो आई वी स्क्वायर अपॉन आर कर सकते हैं, आई इंटू वी कर सकते हैं, आर इंटू आई स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। पावर दिए है, वोल्टेज दिया है, करंट निकालना है तो बेटा ऐसे कर सकते हैं आप, है ना, वी अपॉन पी, वी अपॉन आर, ये सारी चीजें, तो ये भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में और क्या कर सकते हैं, तो वो सुनो। डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब हमने सीरीज पैरेलल सीखा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करा था। ऐसी वाली डेरिवेशन करके आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना सीखना है, ठीक है भैया। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, यहां से बेटा एक सवाल पूछ सकते हैं आपसे, वो सवाल पूछेंगे तो जूल्स लॉ पर पूछेंगे। जूल्स लॉ है बेटा आई स्क्वायर आर इंटू टी, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, या फिर वी आई टी, है ना, यहां से सवाल पूछेंगे। सबसे मजे की बात इसमें है यूनिट कन्वर्जन, इस पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते। कई बार आपको करंट दिया है मिली एम्पियर में और आपसे पूछता है वो माइक्रो एम्पियर में या एम्पियर में, तो बेटा क्या करोगे, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कई बार आपको किलो वोल्ट दिया है, अब क्या करो सर किलो से, तो आपको 10⁻+3 से करना पड़ेगा, वोल्ट हो जाएगा, समझ गए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखना। केस स्टडी मुझे लगता है बच्चों के लिए हलवा है, क्योंकि केस स्टडी क्या होता है, किसी भी टॉपिक से वो कुछ एक आपको केस स्टडी दे देंगे, उससे जुड़े 4-5 सवाल पूछेंगे, तो वो सवाल आपको या तो उसी में से देखकर बताने होते हैं या पहले से आपको पते होते हैं, वो सब पढ़ा हुआ है, तो उनके मुझे लगता है तो फ्री के मार्क्स है बच्चों के लिए, ठीक है भैया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, है ना, तो उसमें भैया सबसे जरूरी बात है एक तो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये रहा, क्यों है ये, कि जब हम किसी स्ट्रेट वायर में करंट बहाते हैं ना, तो उसमें डायरेक्शन आती है करंट की ये, और मैग्नेटिक फील्ड बनता है चारों तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकालना सीखी थी। फिर हमने कहा था कि जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स की डायरेक्शन निकाली थी हमने किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ये भी ध्यान रख के जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस पूछते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको डिफरेंट शेप के लिए, वायर के लिए, सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है वो देखना है। फिर ये बहुत जरूरी है, यहां से वो छोटे मोटे प्रश्न आपसे पूछता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, डोमेस्टिक घरों के सर्किट जो होते हैं, कनेक्शन वो सीरीज में होते हैं कि पैरेलल में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वॉट मीटर क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, ये सारी बातें हमने क्लास में भी करी थी, ठीक है भैया, तो इस पर पढ़ के जाना। फिर आ जाओ, कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं, ये सारे पॉइंट्स के बिना कुछ ना कुछ गड़बड़ आप कर दोगे, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। आ जाओ, क्या लिखा है, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग, अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, मेक्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो हमें ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही पता होता है, फिर भी अगर हमें और पेपर आपको मिल गया तो बैठ के पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, यानी सबसे पहले हमें आसान सवालों को ढूंढ कर करना है। मजे की बात यह है कि इस बार सीबीएसई ने आपको ये बोल दिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग सेक्शन में आएंगी, है ना, अलग अलग सेक्शन, बायो का सेक्शन अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है। और ये भी अभी कल नोटिस उन्होंने जारी कराया है कि अगर आप फिजिक्स वाले सेक्शन की जगह फिजिक्स का आंसर बायो वाले सेक्शन में लिख दिए तो आपको कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है। जिस सेक्शन का है उसी सेक्शन में लिखना है, जैसे फिजिक्स सी सेक्शन में लिखना है आपको, सी में, तो अगर आपने सी में नहीं लिखा और आपने बी में लिख दिया कहीं जाके तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बेशक आपने सही लिखा हो, तो बहुत ध्यान रखना है ना। तो इजी क्वेश्चंस को पहले करना है जिससे आप कॉन्फिडेंस गेन कर लो, उसके बाद टफ सवाल करना है। फिर अपने टाइम को मैनेज करना है, किसी एक सवाल में उलझ के नहीं रह जाना है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, सर ये सवाल ना मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है सर, मैं तो बहुत कर दूंगा, ये नहीं करना है। समय घर थोड़ी है तुम्हारा, एग्जाम देने गए हो, 3 घंटे मिले हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन, फिर रीड ईच क्वेश्चन ट्वाइस टू अवॉइड केयरलेस मिस्टेक। कई बार हम क्या नोट की जगह डू नॉट पढ़ लेते हैं, मतलब कुछ तो पढ़ लेते हैं, नोट की जगह कुछ और पढ़ लेते हैं, या फिर कुछ ट्रू की जगह फॉल्स पढ़ लेते हैं, कुछ भी आंसर कर देते हैं, तो आ रहा होता है लेकिन आप बोलते सर मुझसे ना सिली मिस्टेक होगी, हाई सिली मिस्टेक्स, मैं क्या करूं। तो यहां पर आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आंसर जो है बेटा वो कोशिश करें कि आप उनको पॉइंट फॉर्म में लिखें, पॉइंट फॉर्म में सदा के लिखें।
3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3-4 पॉइंट बना के लिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5-7 पॉइंट बना के लिखें। लेकिन जब पॉइंट वाइज आप लिखते हो ना तो कॉपी चेक करने वाला खुश हो जाता है, बड़े यार क्या अच्छा बच्चा है, देखो क्या बढ़िया पॉइंट बना के उसने लिखे हुए। फिर फिजिक्स में जहां आपको जरूरत लगे वहां पर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने। बच्चों की दिक्कत यही है कि बच्चे डायग्राम ठीक नहीं बनाते, बना भी देंगे तो लेवलिंग नहीं करेंगे। बेटा लेवलिंग करना भी बहुत जरूरी है, उसके मार्क्स मिलते हैं आपको सही, ठीक है भैया। उसके बाद ऑल कैलकुलेशन को बहुत प्रॉपर बनाना है। मैं तो बच्चों से कहता हूं कि आप हमेशा ना पीछे रफ वर्क करें, ये पीछे वाले पेज पर रफ लिखें और वहां पर सारी कैलकुलेशन करें अपनी, जो भी आप कर रहे हो, बाद में उसको क्रॉस कर देना, काट देना। नहीं भी काटोगे तो समझ जाएगा एग्जाम वाला बच्चे ने रफ कार्य किया है। यूनिट्स पे बहुत ध्यान रखना है, यूनिट बच्चे लिखते नहीं है वुमन, यूनिट को भूल जाते हैं। यूनिट बेटा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कन्वर्ट प्रॉपर यूनिट रखा जाए। कई बार बच्चे सवाल करते हैं, आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है मीटर में, फोकल लेंथ दी है सेंटीमीटर में, तो बच्चे सेंटीमीटर रख देते हैं। पहले तो या तो आप दोनों को मीटर में लाएं या दोनों को सेंटीमीटर में लाएं, तब जाके आंसर निकालिएगा, समझ गए। उसके बाद जहां पर आपको जरूरी लगे, जो आपके कीवर्ड्स हैं वहां पर अंडरलाइन करिएगा, जिससे कॉपी चेक करने वाला देखकर समझ जाएगा कि बच्चा होशियार है, देखो अंडरलाइन कर रहा है। फॉलो द वर्ड लिमिट एज मेंशन इन द क्वेश्चन। कई बार बहुत भावुक होके हमें ना कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आ रहा होता है, उसका क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं 50 वर्ड में हमें लिखना था आंसर, हमने लिख दिया 200 वर्ड। बेटा इतना समय थोड़ी है, यूपीएससी थोड़ी दे रहे हो तुम, है ना भैया। ओके आ जाओ। कीप योर हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन। देखो राइटिंग अच्छी हो, अच्छी बात है, नहीं अच्छी हो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, आपको अपने वर्ड्स को दूर दूर लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, बहुत काटा पीटी नहीं करनी है ना। वो राइटिंग ठीक नहीं है लेकिन आप बहुत साफ साफ लिख रहे हो तब भी अच्छा लगता है, आपको चेक करने वाला थोड़ा इरिटेट हो जाता है कॉपी चेक करते करते, समझ गए। तो ठीक लिखें आप। लास्ट में 10-5 मिनट 10-15 मिनट बचा लें, जिससे आप एक बार आपने जो सॉल्व कर लिया है पूरा उसको देख पाए, कोई गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं का कहीं और तो नहीं लिख दिया, सारी बातें। अटेम्प्ट ऑल कंपलसरी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कंपलसरी उनको करना ही करना है, उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको छोड़ा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, इसको छोड़ के ये कर दो, वो ठीक है, लेकिन कंपलसरी सवालों को करने ही करने हैं, तभी मार्क्स आपको जाके मिलने वाले हैं। इसके बाद एक चीज मुझे जो लगती है बच्चों, वो ये लगती है, हाँ एक चीज मुझे ये लगती है कि बच्चे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बच्चा ध्यान नहीं देता एक चीज पर, वो न्यूमेरिकल सीधा सॉल्व करता है। मेरा तरीका ये है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, न्यूमेरिकल्स के लिए आप क्या करिएगा, न्यूमेरिकल्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है। पहले क्या, सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना है, गिवन डेटा। फिर आपको क्या करना है, गिवन डेटा लिख दिया सारा, यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ी तो कर दी। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है वो लिखा आपने। फिर तीसरी बात आपने लिखी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी। अब यहां तक तो आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो ना, तभी तो जाके आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। आप सीधा यहां से करते हो, कैसे मार्किंग मिल जाएगी आपको, ठीक बात है। तो स्टेप मार्किंग आपको तब पाओगे जब आप बिल्कुल सीक्वेंस में करोगे। उसके बाद कई सवाल बच्चों को नहीं आते हैं, कई क्वेश्चन बच्चों को क्लिक नहीं करते, तो इतना तो क्लिक करता ही होगा कि कौन से चैप्टर से है, सही बात है। अगर एग्जाम में कुछ भी क्लिक ना करे, इतना क्लिक कर जाए कि फलाने चैप्टर से है, तो उससे जुड़ता आंसर लिख दें, छोड़े ना। कुछ ऐसा लिखें जो उससे मिलता जुलता हो, तो संभावना है कि आपको मार्क्स मिल जाए, लेकिन छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, समझ गए। आ जाओ भैया। अटेम्प्ट फिजिक्स ओनली इन सेक्शन सी। आपको सेक्शन सी में फिजिक्स को करना है बेटा, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना। किसी दूसरे सेक्शन में जाके आप लिख दोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। आ जाओ। टाइम मैनेजमेंट कहां से होना है, ये सारी चीजें बेटा सैंपल पेपर से होनी है। सैंपल पेपर जब करें तो टाइम लगा के करें, जो गलतियां हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको करेक्ट करें, टीचर से मिले, उनको बताएं कि सर ऐसा गलती होगी। डायग्राम प्रैक्टिस खूब कर लें, ठीक है भैया। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी और बहुत अच्छे से मन लगा के सारी बातें सीखोगे बच्चों, ठीक है जी। परेशान होने की जरूरत है नहीं, मन से आप पढ़िएगा, आप खूब मन पर लगा के पढ़िएगा, ठीक है भैया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।